बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस ख़ुशी और मुसर्रत का इज़हार शायद अपने अल्फाज में ना कर सकूं, क्योंकि मैं ख़ुशी से नर्वस हो रहा हूं। मेरे नहायत ही मेहरबान दोस्त और मेरी ज़िंदगी में मेरी इंस्पिरेशन और नहायत ही बड़े इंसान, ख़ूबसूरत इंसान, प्यार करने वाले मुखलिस इंसान, जो कि हज़ारों तो कहना कम होगा, लाखों कहना भी कम होगा, करोड़ों लोगों को इन्होंने रिफ़ॉर्म किया, उनकी सोच को बदला, उनकी ज़िंदगी के जिसे कहते हैं ज़िंदगी के धारे को बदल के रख दिया। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल होता है। इनकी बातें, इनके अक़वाल, इनकी गुफ्तगू बार बार लोग सुनते हैं और उससे अपनी इस्लाह करते हैं, अपनी बेहतरी करते हैं और अपनी ज़िंदगियों के अंधेरों में रोशनियाँ भरते हैं। तो ये कासिम अली शाह साहब की जो शख्सियत है, जानी पहचानी शख्सियत है, बैनुल-अक़वामी सतह पर, मुल्की सतह पर इनका नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। मैं क्या इनकी तारीफ़ करूँगा, मैं इनका क्या ज़िक्र करूँगा। मैं तो सिर्फ़ बसद एहतराम इनका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि इतनी मोहब्बत से, इतनी मेहरबानी से ये तशरीफ़ लाए। ज़ाती तौर पर इनसे एक अरसे की न्याज़मंदी है और इत्तफ़ाक़ की ये बात थी कि कुछ अर्सा पहले जब मेरी इनसे आज से 10 दिन पहले मुलाकात हुई, तो हम सबको पता था कि हमारा ट्रांसफ़र होने जा रहा है। तो इन्होंने मुझे खुदाफ़िज़ कहते हुए कहा कि इंशाअल्लाह आपसे नए ज़िले में मुलाकात होगी। और मैंने सोचा क्या पता हम कहाँ होंगे, लेकिन जो अल्लाह ताला ने हम सबको रिप्लेसमेंट करके यहाँ भेजा, उसमें ग़ालिबन इस सफ़र में इनका मैं पहला ज़िला हूँ और इनकी दुआ की बरकत, इनकी नज़र का जो जिसे कहते हैं ना नज़र की जोलानियाँ, वो आप देख सकते हैं कि मैं इनके इस वक्त कुर्ब में बैठा हूँ और इनके साथ बातें कर रहा हूँ और इनकी होते हुए बहुत सारी बातें मैं कर भी नहीं सकता। सूरज को क्या चिराग दिखाएंगे हम। तो मैं ज़्यादा देर आपके और इनके दरमियान हाइल नहीं रहूँगा। मैं चाहूँगा कि ये अपने नूर बसीरत से, ये अपनी गुफ्तगू से, ये अपनी जो शख्सियत की जो तजल्लियाँ हैं ना, उनसे आपके ज़हनों को भी मुनव्वर करें और आपके ख़यालात को मुनव्वर करें। प्लीज़ इसको अपने दिल पे नक्श कीजिएगा, बड़े अटेंटिवली सुनिएगा। मैं आपसे ये कुछ थोड़ी देर पहले भी कह चुका हूँ, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला यू विल सी, अल्लाह ताला ने इनको पुरअसर बनाया है, इनकी बातों में तासीर है, इससे फ़ायदा उठाइए। और ये खुदा का हम पर बड़ा करम हुआ कि कसूर में ये तशरीफ़ लाए हैं। आपको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी, अपने मामलात में इनकी गुफ्तगू से बहुत मदद मिलेगी। तो बग़ैर किसी तातुल के मैंने ख़ुद गुजारिश की थी कि मैं ही दरख्वास्त करूँगा जनाब कासिम अली शाह साहब। बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंतहाई मोहतरम मेरे भाई और मेरे बहुत ही दिल के करीब DPO साहब, तारिक साहब के साथ, जैसे उन्होंने खुद ही बताया, मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है और उस तारुक पे भी वैसे मैं घंटे को एक लेक्चर, हमारा जो रिलेशन है उस पर भी घंटे का लेक्चर हो सकता है। इंतहाई मोहतरम भट्टी साहब, मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशकिस्मती इस ज़िले की है कि एक काबिल ऑफिसर पुलिस को लीड कर रहा है और एक इंतहाई काबिल ऑफिसर एज डिप्टी कमिश्नर सर्व कर रहा है इस ज़िले को। ये अल्लाह की को करम नवाजी है। अभी यहाँ एंटर होते मैं ये बात कर रहे थे, को पता नहीं जैसे भी सारी ये चेंजिंग्स आई हैं, लेकिन इन चेंजिंग्स में एक बात मैंने बड़ी गैर मामूली देखी है कि अक्सर ज़िलों में कम्बिनेशन बड़े शानदार बने हैं। यानी एक टर्म सर बोली जाती है, मैं आपकी इजाज़त से टर्म बोल लेता हूँ, लेकिन है सिविल सर्वेंट्स में और टेक्निकल लोगों की टर्म है। इट्स कॉल्ड द डबल C, इट्स द करेक्टर एंड कम्पिटेंसी। ये दोनों चीज़ों को क्योंकि अब सब इदारे ही बड़ा देख रहे हैं और वॉच कर रहे हैं कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनमें कम्पिटेंट कौन से ऑफिसर्स हैं, और फिर कम्पिटेंट होने के साथ साथ करेक्टर भी। ये सिर्फ कम्पिटेंसी काफ़ी नहीं है, यानी काम आता हो और किरदार ना हो तो ये भी एक जुल्म है, मैं समझता हूँ। और सिर्फ किरदार ही हो और काम ना आता हो तो ये करप्शन की इंतहाई खौफनाक शक्ल बनती है, जिसमें बंदा नमाजें सारी पढ़ता है और काम ख़राब कर रहा होता है, हज करके आता है लेकिन थाने को डिलीवर नहीं करता, नाम के साथ उसके हाजी लग जाता है लेकिन वो असल काम नहीं जानता जिसके लिए वो सीट पे बैठा। हज़ूर वाला, आप सबके साथ जो मेरी गुफ्तगू है, क्योंकि इसका वक्त बड़ा महदूद है, थोड़ी सी देर में मैंने बात करनी। मैं ज़ाती तौर पे जब भी पुलिस ऑफिसर्स मेरे सामने बैठे हों और बिलखसूस SHOs बैठे हों, तो मैं उनके वक्त को कौम का वक्त समझता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा जुर्म होगा। इसको मैं जुर्म समझता हूँ, गुनाह भी नहीं समझता कि आपको मैं ज़्यादा देर यहाँ रोक लूँ।
अपनी बातचीत के लिए। मेरी सारी बातचीत सिर्फ 20 मिनट की है। इस 20 मिनट के बाद मैं गुफ्तगू ख़त्म कर दूंगा, लिहाजा आपकी वजह से मैं घड़ी भी उतार लेता हूँ, सामने रख लेता हूँ, मुझे याद रहे। हज़रत वाला, दुनिया में सबसे ज़्यादा काम लीडरशिप पे और इमामत पे जो ऑफिशियली किताबी शक्ल में किसी मुहक्किक ने काम किया है और रिसर्च की है, उस रिसर्चर का नाम जॉन सी मैक्सवेल है। मेरा क्योंकि ये बड़ा ही पसंदीदा एक राइटर है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह मेरा बच्चा हैरी पॉटर पढ़ता है तो वो कहता है जी मुझे बड़ा क्लिक करता है। मेरे ज़माने में कभी हम जब बच्चे थे तो माहनामा फूल होता था, हमदर्द होता था, नौनिहाल, ये हमारी एक बहुत बड़ी एक कह लीजिए फीस्ट थी, एक दावत थी पूरी। यानी किताबें पढ़ने की और रिसाले पढ़ने की बहुत बड़ी एक हमें फैसिलिटी मिलती थी कि इन किताबों रिसालों को हम पढ़ते थे। लेकिन मुताले को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, और एक हिस्सा वो था जिसको हमारे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अरशद जावेद साहब कहते थे ठोस मुताला, देसी साहब हो गए ठोस मुताला, और दूसरा वो था वो कहते थे ये ठोस नहीं है, कम से कम ये गैर ठोस कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, वो अक्सर तो ठोस भी कह रहते थे। उन्होंने कहा कि वो तहरीर, वो लिटरेचर, वो किताब जो आप में कम से कम 3 चीज़ें पैदा कर दे, वो ठोस है। अगर वो 3 में से एक भी चीज़ पैदा नहीं हुई तो वो कोई संजीदा मटीरियल नहीं है। वो कहते थे किसी भी लिटरेचर, किसी भी लेक्चर को सुनने के बाद, किसी किताब को पढ़ने के बाद, इवन कि किसी अच्छी फिल्म को देखने के बाद और किसी नशिस्त को अटेंड करने के बाद, 3 चीज़ों में से पहली चीज़ का नाम है कि आपकी सोच की इस्लाह हो जाए। आपका फ़िक्री मुगालता अगर किसी लिटरेचर से ठीक हो जाता है तो उस मुसन्निफ़ का बहुत बड़ा एहसान है आप पे कि उसने आपकी सोच को ठीक कर दिया। उसकी वजह क्या? दुनिया में आज सारी की सारी साइंस जो है, जो जिसने कह लीजिए इंसान की सारी तारीख़ को लिखा है और इंसानी रवैयों पे रिसर्च की है और बाकायदा मजमून के तौर पे पढ़ाई जाने लग पड़ी, उसे एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। और एंथ्रोपोलॉजी में ये माना जाता है कि ये जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री 10,000 साल की तारीख़ है, इस रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे बड़ा कमाल जो साबित होता है कि इंसान के इंसान होने की वजह है, वो इंसानी सोच है। आप ज़रा इसकी पावर का अंदाज़ा लगा लीजिए कि अचानक 2 भाई जो साइकिल मैकेनिक हैं, वो फ़कत बैठ के सोचते हैं कि हमें हवा में उड़ना है। ये सोचना है सिर्फ। अच्छा, ये सोचने का म्यार ये है कि इनके पास वसाइल भी कोई नहीं है, यानी इनके थाने में नफरी भी पूरी नहीं है, इनके पास रिसोर्सेज की भी कमी है, इनका इलाका भी कुछ चूनिया लगता है, शायद मैं समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ। इनके पास नफरी पूरी नहीं है, इनके पास वेपन पूरे नहीं है, और ये 2 भाई सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ फ़कत सोचते हैं। और उस वक्त फुल ऑफ रिसोर्सेज में अगर कोई शख्स है जिसके पास वसाइल की इंतहा है, यानी आइडियल थाना उसको मिला हुआ है, तो वो शख्स का नाम लैंगली था। वो साहब आज में से कोई एक बंदा भी उसका नाम नहीं जानता होगा। क्यों नहीं जानता होगा? क्योंकि रिसोर्सेज की इंतहा थी, सब कुछ उसके पास था। यानी कि अगर वो जहाज़ उड़ा लेता, पहला जहाज़ जो 1906 या 2 में कहीं उड़ रहा था, तो दुनिया का मीडिया रेडी बैठा था ये सिर्फ कैप्चर करने के लिए कि लैंगली ने जो काम किया वो हमने दुनिया को दिखा देना। उस वक्त के हज़ारों डॉलर, लाखों डॉलर उस पर इन्वेस्ट थे, गवर्नमेंट उसके साथ खड़ी थी, स्टेट का प्रोजेक्ट था। और अचानक पता लगता है कि 2 साइकिल मैकेनिक ने 3 दिन पहले हवा में जहाज उड़ा दिए। 3 दिन तक ये पेटेंट नहीं हुआ। ये वाकया, यानी जिस तरह को वकूआ होता है और 3 दिन रजिस्टर्ड ना हो, ये वाकया दुनिया की तारीख में जब लिखा जाता है तो लिखा जाता है कि 3 दिन बाद पता लगा कि 2 साइकिल मैकेनिक ऐसे हैं जिन्होंने मिलकर क्या किया। अच्छा, एक लम्हे के लिए अगर आप तखय्युल की ताकत से माजी में चले जाइए तो आप ये ज़रूर सोचिएगा कि जहाज़ से पहले की दुनिया कैसी थी और जहाज़ के बाद की दुनिया कैसी है। आज तो देखिए, आप में से हर दूसरा चौथा बंदा जहाज़ में बैठा ही है, जिसका भी कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर, कोई इवन ट्रेनिंग तुर्की भेजते रहे हम अपने DSPs को और पुलिस ऑफिसर्स को, तो अब तो जहाज़ एक आम सी बात होगी। लेकिन आप 100 साल पीछे जाइए, जब मुसाफत तय करने के लिए गोरे ने कहीं 1880s में जब यहाँ पे कवानीन बनाए थे, तो उसने देखा था कि अगर हमने वकूए को देखना है और समझना है तो कितना बड़ा इलाका है जिसको घोड़े पे, खच्चर पे या टांगे पे कवर किया जा सकता है। तब जीप नहीं आई थी, तब किसी किस्म की व्हीकल नहीं थी, और वो कवानीन तब बन रहे हैं 1980 की दहाई में, जिसके बारे में आज भी हाई कोर्ट के जजेस कहते हैं कि अमेंड होने चाहिए। अब जो है वो ज़माना बदल चुका है
और वो क्यों नहीं अमेंड होते एक अलग थीसिस है, क्योंकि पॉलिटिकल फेवर्स बड़ी मिल जाती हैं उन कवानीन की वजह से और उसका नुकसान होता है। वापस आता हूँ, उन दो भाइयों के पास आज जब रिसर्च की गई है तो पता लगा कौन सी ताकत थी। उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास मीडिया नहीं था, उनके पास स्टेट की पावर नहीं थी, उनके पास नफरी नहीं थी, उनके पास व्हीकल्स नहीं थी, उनके पास सिर्फ एक चीज़ थी जिस पे पूरी किताब तारिक साहब लिखी गई है। ये किताब भी मेरे पे ड्यू होगी, मैंने ला के देनी है आपको। वन ऑफ द फंटास्टिक बुक, द बुक नेम इज स्टार्ट विद वाई। इतनी मोटी किताब साइमन सिनेक की। और सर मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं, साइमन सिनेक क्योंकि जिंदा है और एक मेरा इस मुल्क का को 5 तारा होटल मेरा क्लाइंट रहा है, उनकी मैं ट्रेनिंग्स करता रहा हूं। तो उनकी कॉन्फ्रेंस थी पेशावर में, वो किसी ने मैंने कहा शाह जी कोई इदारा छड्या भी है। मैं कहा जी हुण जरा है मजाक हमला होने के अलावा सारे तजर्बे मैनू हो चुके ने, हुण बच्चा कुछ नहीं। यानी अल्लाह ने वो एक्सपोजर भी छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा दे दिया ना। मैं बाज़ औक़ात बड़ा मुझे फ़नी लग रहा होता है कि सामने बैठा बंदा झूठ भी बड़े एतमाद से बोल रहा होता है, उसको कख भी नहीं मियाँ सा पता होता, यानी उसको गली की सियासत से ऊपर का कुछ नहीं पता होता। बाज़ औक़ात तो किसी बड़े सियासी बंदे का हवाला और नाम लेके वो कह रहा होता है कि मैंने उन्हें किया है, और मैं हैरान होता हूँ कि कल चाय पीते उसने बिल्कुल 180 बात मुझे कही होती है। तो ये मैं एक्सपोजर मेरा ये था कि मैं पेशावर में उस कॉन्फ्रेंस में साइमन सिनेक को पढ़ा रहा था। तो उस वक्त उस 5 तारा होटल की जो सेल्स की पाकिस्तान की हेड थी वो अमेरिकन थी। तो बाद सेशन मेरे पास वो आ गई, उसने कहा यू कोट द नेम ऑफ साइमन सिनेक एंड इट्स इंटरेस्टिंग, ही इज़ माय टीचर। तो मैंने कहा वो मेरी तरह जिस तरह मैं लेक्चर देता हूँ हज़ारों को, तो उस किसी लेक्चर में बैठ के ये भी स्टूडेंट बन गई होगी। तो उसने कहा नो, अमेरिका में जो टेक्निकल इंडस्ट्रियल प्रोफेसर्स हैं उनकी अलग सैलरीज हैं। ये वो लोग हैं जो काबिल तरीन दिमाग हैं, इनको यूनिवर्सिटियों में भेजा जाता है और कहा जाता है बात करो जाके इनसे, किताब के अलावा बात करो। तो साइमन सिनेक ने आज वो पूरी किताब जिसका नाम स्टार्ट विद वाई है, स्टार्ट विद वाई, वो लिखता है इन दो भाइयों के पास पहली चीज जो थी वो क्या थी? सोच थी। सोच का साइज इतना बड़ा था कि दो मैकेनिकों ने सोच लिया कि हमने कहाँ जाना है, हमने हवा में उड़ के दिखाना है। सर फ्लाइट का दुरानिया सुन लीजिएगा, ना बेल्ट बांधने का टाइम था, ना उसमें यह अनाउंस किया गया था कि मास्क अगर नीचे गिरे तो पहले खुद लगाना है फिर बच्चों को लगाना है, ना उसमें कहा गया था कि इसमें एयर होस्टेस ये मौजूद है जो आपकी खिदमत के लिए हाजिर, ना ये कहा गया था कि जब उतरेंगे जहाज और चढ़ेगा जहाज तो खिड़कियां खुली रखनी, ना उसमें यह बताया गया था कि अभी वॉशरूम आप नहीं जा सकते। सिर्फ एक साइकिल नुमा जहाज था जिसकी फ्लाइट का टाइम सिर्फ 8 सेकंड था। 3 दिन के बाद पूरी दुनिया को सिर्फ एक यकीन मिला था, और वो यकीन क्या था? कि हम इंसान परिंदों की तरह हवा में उड़ सकते हैं। और वो यकीन का मेयार इतना ज़्यादा था कि आज आप अगर किसी जहाज़ में बैठें तो 1 घंटा 35 मिनट के बाद कराची आ जाता है। आप फ़कत 4 घंटा और 25 मिनट के बाद थाईलैंड लैंड करते हैं। आप फ़कत, मैं एम्बेसडर रहा हूँ उज़्बेकिस्तान का, तो हमारी फ्लाइट 1.25 घंटे की होती थी। हम कहते थे कराची जितना ही टाइम लगता है। मैं ताशकंद जब लैंड करता था तो मैं टाइम देखता था 1.25 घंटे में लैंड हो जाता था। आज आपके जो फाइटर पायलट्स हैं उसमें से कोई पुराना मिराज निकाल लीजिए, रफीकी एयरबेस पे चले जाएं, सारे वहाँ पड़े हुए हैं, तो आपको पता लगेगा कि वो जब ऊपर से गुजरता है, कोई सरगोदा में पोस्टेड रहा है तो सर तो ताज़ा है। तो एक बार तो पंजाबी में कहते हैं कलेजे को भी पता लगता है जहाज़ क्या होता है। सर जिसकी पहली फ्लाइट सिर्फ कितनी थी? 8 सेकंड थी। सर मैं आगे जाता हूँ, 1961 दुनिया के ताकतवर मुल्क का प्रेसिडेंट जॉन एफ कैंडी कहता है कि हम वो कौम और नस्ल हैं जो चांद पे पांव रखेंगे। सर सोच, फकत सोच है। विद इन 10 years 1969 में चांद पे पांव रख दिया गया, विच वॉज इम्पॉसिबल। अभी जमीन मुकम्मल डिस्कवर नहीं हुई और इंसान की सोच कहां पहुंची। और मेरे बुजुर्ग बताते हैं कि जब ये हुआ था वाकया तो हमारे गांव में और इलाकों में डिस्कशन ये थी कि ए चांदनू थले डगाऊ ने, यानी आप हमारे अकल का और एक्सपोजर का म्यार जरा देख लीजिए। तब भी ये था और अब भी हालात इससे मिलते जुलते ही। डिग्रियां बढ़ गई हैं, क्वालिटी एजुकेशन नीचे चली गई है, हम खुद से जहमत नहीं करते। वो एक बड़ा शानदार राइटर है, उसकी कोटेशन किसी ने कॉपी करके वायरल कर दी, उसका नाम है रविकांत, इसको कहीं स्टीफन हॉकिंग के बाद बड़ा दिमाग कहा जाता है। उसकी कोटेशन ये थी कि 60 साल की उम्र में, डीसी साहब ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, अल्लाह ताला हमें 60 की उम्र दे तो ये जुमला अल्लाह ना करे हमें पछतावा हो। कहता 60 साल की उम्र में
इंसान को एक शऊरी, बाशऊर, अकल फहम रखने वाले, सोचने समझने वाले इंसान को यह पछतावा नहीं होना चाहिए कि घर का साइज बड़ा नहीं हुआ, गाड़ियां ज्यादा नहीं हुई, तनख्वाहें नहीं बढ़ी, बल्कि उसको शर्म से डूब मरना चाहिए कि उसने वो किताबें नहीं पढ़ी जो पढ़नी चाहिए थी, उसने वो जगह नहीं देखी जो देखनी चाहिए थी, वो उनसे नहीं मिला जो वक्त के बदनाम तरीन लोग थे, और उनकी दास्तान सुनता, उनके दुख सुनता कभी कि इनके साथ क्या बीती। हजूर वाला, आपके पास कुछ नया नहीं है, आप कुछ नया बयान नहीं कर सकते। वो नया क्या होता है, याद रखिए, वो नया सोच होती है। और ये इतनी ताकतवर चीज़ होती है कि इलामा मोहम्मद इकबाल जो मेरे मुर्शद हैं, वो मेरा पिछला लेक्चर मैंने डीसी ऑफिस में दिया, तो मैंने इकबाल पे दिया था, तो वो मानते ये हैं कि जो नया जहान है वो मेट्रो बनने से, पुल बनने से, सड़कें बनने से नहीं बनता, बल्कि नई सोच से बनता है। ये वो पहला कदम है, सोच, जिस पे पूरी की पूरी आपकी दीन याद खड़ी है। और वो दीन याद की पहली हदीस खड़ी है, जिस हदीस को आप बचपन से पढ़ते आते हैं, और वो हदीस क्या, इन्नमल अमालु बिन्नियात। वो पहली चीज सोच है। अगर वो ठीक नहीं है तो आपकी इमारत का कद केटू जितना भी बड़ा है वो सिफर हो जाती है। ये सोच की बुनियाद इतनी बड़ी है कि वो नमाज जो दिखावे की आपने पढ़ी, यानी सोच पीछे दिखावा मुंह पे मार दी जाती है। वो काबे का तवाफ जिसके आखिर में आपने चौथे पांचवें चक्कर पे जेब काट लेनी है, वो किसी काम का नहीं है। ये वही नीयत है जिस पे बुल्ले शाह कह देता है कि अंदर की पलीती खत्म किए बगैर सिर्फ नहाने से और वुजू करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हुजूर वाला, सो मैं ये समझ पाया कि दुनिया की कोई भी किताब, अगर कोई भी लेक्चर आपकी पहली चीज को नहीं बदलता, वो है सोच। नंबर 2, याद रखिए, दूसरी जो अहम चीज है, दूसरी जो अहम चीज किसी भी लेक्चर, किसी भी किताब, किसी भी मूवी और किसी भी स्कॉलर से मिल सकती है, वो उस दूसरी चीज का नाम याद रखिए, बिलीव है, एतमाद है। इस कायनात का सबसे बड़ा अकल वाला, सबसे बड़ा समझ वाला और सबसे ज्यादा फहम वाला अगर कोई ज़ाते गिरामी है, अगर कोई हस्ती है जिसके कदमों की खाक भी हम नहीं बन जाए तो बड़ी बात। हजूर वाला, उस ज़ाते गिरामी का सबसे बड़ी अनायत और एहसान जानते हैं क्या? उस ज़ाते गिरामी ने उस खुदा को मनवा लिया जिसको दिखाया नहीं। क्या एतमाद और यकीन दिलाया होगा? किस पे? पहले खुद पे, सादिक अमीन के रात। दुश्मन भी कहता था कि सच्चा है, सादिक और अमीन। और वो ज़ाते गिरामी, मेरे उस्ताद मोहतरम वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं कि खुदा को हमने दलील से माना ही नहीं, हमने वकील से माना है। दलील से तो आपको एंटी दलील मिल जाएगी, पैदा करने वाला है, मारने वाला भी है, रिस्क देने वाला है, तो भूख कहाँ से आती है? फिर दलील पीछे रह जाती है, इसीलिए अकल पीछे रह जाती है। जो अरफा और आला मकाम है वो इश्क का मकाम है, वो यकीन का मकाम है। और यकीन के मकाम की हालत यह है कि जब वो ज़ाते गिरामी अगर अपनी मजलिस में बैठे अपने सहाबा से पूछते थे कि आपको पता है बेहतर फ़र्द कौन है, बेहतर शख्स कौन है, आप जानते हैं जवाब बाद में आते थे। पहले ये जुमले आते थे, हमारे वालिदैन निसार आपसे बेहतर कौन बता सकता। हुज़ूर वाला, क्या शागिर्दों का अदब होगा और क्या उस्ताद होगा कि शागिर्द कह रहे हैं हमारे वालिदैन निसार हुज़ूर की ज़ाते गिरामी के सामने, वो कह रहे हैं वालिदैन निसार आपसे बेहतर कौन बता सकता। और फिर जवाब, ये मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जवाब आए हैं मुख्तलिफ हवालों के साथ कि हुज़ूर ने फरमाया बेहतर वो जिसमें तकब्बुर नहीं है। आज तकब्बुर पे जाके आप किताब पढ़ लीजिए रायन हॉलीडेज़ की, ईगो इज़ एनिमी। उससे रायन हॉलीडेज़, क्योंकि सबसे बड़ा रिसर्चर है ईगो पे, उससे किसी ने पूछा कि ईगो का कम अज़ कम इजहार क्या है। इससे पता लग जाता है ईगो है। ये SHOs और DSP ज़रूर ध्यान से सुने इस बात। उसने कहा ईगो का इजहार ज़ुबान नहीं है, ईगो का इजहार बॉडी लैंग्वेज है। आपका सिर्फ सोफे पे जो आपने ऐसे करके रखी होती कूनी, उससे ही पता लग जाता है मुतकब्बर हैं आप। अगर किसी एक टिशू के पेपर को भी सही हैंडल नहीं कर ले तो उससे पता लग जाता है आप में तकब्बुर है। आपकी कूरी बता देती है कि गलतफहमी का शिकार है कि आपने अजल से अबद तक SHO रहना है। कब्रों में ढेर मेरे जैसे आप जैसे कितनों के पड़े हुए, कितने आए कितने चले गए। कितनों के दावे ये थे कि हमारे नाम शायद ख़त्म नहीं हो सकेंगे, कितने आए कितने चले गए। सो मौत भूले को तकब्बुर होता है, मौत याद रखे को कोई तकब्बुर नहीं होता। सो दूसरी चीज़ ईमान और यकीन है। आप दुनिया के किसी लेक्चर, किसी फ़लसफ़े को पढ़ने के बाद अगर आपके ईमान में, यकीन में कमी हो जाती है
तो वो किसी काम का नहीं। हाँ, गलत एकान ख़त्म होने चाहिए, कुफरिया एकान ख़त्म होने चाहिए, आपका ईमानदारी पे बिलीव ही हो जाए, यकीन करें ईमानदार हो जाएंगे। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ सर। किसी ज़माने में 18 से 19 की ट्रेनिंग थी, अब तो वो अल्लाह ने करम किया कि MPDD की 18 से 19 की ट्रेनिंग में 1 डे दे स्पेंड, ऑफिसर्स मेरी तरफ आ जाते हैं। तो MPDD गवर्नमेंट ने ऑर्डर किए हुए हैं जी 1 डे यू हैव टू स्पेंड द कासिम अली शाह फाउंडेशन। तो उस ज़माने में हम नए नए ट्रेनर हुए थे सिविल सर्विसेज के। तो एक दफ़ा मैं क्लास में एक बात कर रहा, वो बात ये मैंने की, ख़त्म करते करते एक बात की मैंने कहा कि अगर, ये जुमला बड़े ध्यान से सुने, अगर आपके सामने हराम आ गया, नज़र आ रहा है, डन है जी, और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, यानी किसी को पता भी नहीं लगना और ये आ जाना है, तो मैंने ऑफिसर्स को कहा, 18 से 19 की ट्रेनिंग थी, मैंने कहा आप उस वक्त ऊपर देखें और उसके साथ डायरेक्ट बात करके कहें कि मौका है मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे इतना इससे ज़्यादा हलाल दे दे। हजूर वाला महीना ख़त्म नहीं हुआ, वो अभी भी ऑफिसर इस वक्त कहीं पोस्टेड है, मैं नाम नहीं उनका लेता। वो मुझे आके मिले, उम्र में मेरे से बड़े हैं, गुजरात से, ग्राई भी हैं मेरे, मुझे आके मिले और उन्होंने हाथ चूमा। उन्होंने कहा शाह साहब मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ आपका वो कुलिया मैंने 10 बार आजमाया है, अल्लाह ने उस हराम से कई गुना ज़्यादा मुझे हलाल दिया। तो यकीन मिल जाए, अगर ईमान और यकीन मिल जाए, सर यकीन कीजिए हलाल के टुक्कर से और कुछ मिले ना मिले घर का इत्मीनान मिल जाता है, औलाद के रास्ते में निकलने लग पड़ते हैं। DSP साहब मेरे पास आए, उनके बेटे का स्कॉलरशिप लग गया जर्मन का। मैंने उन्हें कहा कि सर ये तो बड़ा मुश्किल स्कॉलरशिप है, कोई आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। अगली बात उन्होंने कान में बताई, उनका सर IG के बेटे का नहीं लगा। मैंने कहा मैं समझा नहीं। वो कहता सर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने सिर्फ हलाल की खिलाई है, रास्ते बन गए हैं मैंने कुछ नहीं किया। उस हलाल के टुक्कर की ताकत यह है कि मैंने दुनिया की कोई सिफारिश नहीं की, मेरा पुत्र जो है वो जर्मनी पढ़ने चला गया। हजूर वाला याद रखिए, ये बरकत के कमाल होते हैं कि थोड़ी तनख्वाह में भी बड़ा हो जाता है। आप सबसे दरख्वास्त है मेरी, अपनी जिंदगियों में म्याना रवि लेकर आइए, ये थोड़ा भी बड़ा। हजूर ने फरमाया ये यकीन कीजिए, देखिए दुनिया में न्यूटन की बात पे यकीन है, कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान की बात पे क्यों यकीन ना हो। आपने फरमाया वो शख्स जो दरमियाना रास्ता यानी म्याना रवि इख्तियार करता है रुसवा नहीं हो सकता, रुसवाई आती उसके गले पड़ती है। जो म्याना जिंदगी दरमियान वाली एक मुनासिब जिंदगी नहीं गुजारता, जो सारे इलाके को दिखाना चाहता है कि हमारी शादी आई है, देखें हॉल कितना बड़ा बुक करा है, वो कहता है जी डिशें देखिए आज कितनी थी, वो देखें जी वरी कितनी थी। अल्लाह के बंदो सब कुछ था, फिर बाद में 6 माह के अंदर तलाक कैसे हो गई? जाके देखिए 500 तलाकें पर हफ्ता आपके हाईकोर्ट में रिकॉर्ड आ रहा है इस वक्त। क्यों हो रही हैं? क्या वो फंक्शनों में जाके देखें कमी है रिसोर्सेज की? सर जिन शादियों जिन फंक्शनों की बुनियाद में फजूल खर्ची है, वहां बरकतें कैसे आएंगी? हजूर वाला जिन 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 रसूमात की दुआओं के टाइम पे छुआरे खाए जा रहे होते हैं, पतासे खोल लिए जाते हैं, ड्राई फ्रूट खोल के तो मजाक किए जा रहे होते हैं, उस लम्हे में मुझे बताइए रब अपनी रहमत कैसे नाजिल करेगा? और तीसरी चीज़ याद रखिएगा, किसी भी लेक्चर का, किसी भी किताब का और किसी भी दानिश्वर की मजलिस से तीसरी चीज़ सीखने वाली अगर वो मिल जाए तो बहुत बड़ी गनीमत है, वो है अमल। ये माशरा बड़ी तेज़ी के साथ इंतहाई बुकिश होता जा रहा है। मैं दावे से कहता हूँ 28 मुल्क मैंने देख लिए हैं, जितनी तबलीग और इस्लामी तबलीग और अच्छी अच्छी बातें पाकिस्तान में की जाती हैं किसी मुल्क में नहीं की जाती, और फिर भी हम बंदे के पुत्र बनने को तैयार कोई नहीं। काश के लेक्चरों से चीज़ें ठीक हो जाएं, नहीं हो सकती। मैं तो जब भी कभी चूंग सहाला से आके तस्वीर लगाता हूं तो नीचे किसी का कमेंट आया होता है कि पुलिस ठीक नहीं होनी। मैं कहता हूं तुम भी तो ठीक नहीं हो रहे। ये पुलिस को यूके से तो नहीं आई, ये इसी माशरे की पुलिस है, मैं भी इसी माशरे से हूं। आप ही तो झूठे पर्चे कराते हो, आप खुद खराब हो, माशरा खराब है, उस माशरे का निज़ाम खराब है, और हम ये कह देंगे सिर्फ पुलिस बाहर से मंगवा लें वो ठीक हो जाएगी, इसी माशरे में से पुलिस आनी है। आखिरी बात यह कह के मैं लेक्चर ख़त्म करूँगा, सूर्य वाला आपकी सबसे बड़ी कमाई खिदमत का मौका है जो अल्लाह आपको देता। अभी वापस जाइए और ये आजमा के देखिए। चंद दिन पहले मैं जब किसी और ज़िले में था तो वहाँ से फिर मुझे एक SHO की कॉल भी आई। मैंने कहा कि आज के दिन में जब वापस सीट पे जाके बैठे और बाहर एक लाइन लगी हुई है, खबर नहीं है कि कौन दुआ देने आ रहा है,
आज उसको ढूंढ के देखें। आप यकीन कीजिए उसी रात SHO की सोने से पहले कॉल आ गई। वो पुराना जानने वाला था, किसी अपनी ट्रेनिंग में मुझे किसी इदारे में मुझे मिला हुआ था। उसने कहा शाह साहब खुदा की कसम एक ऐसा साइल भी था जिसका कोई वाली वारिस नहीं था, कोई नहीं था। कल मैं IG जेल खाना जात के पास बैठा था, उसने कहा हमारे पास ढेरों ऐसे कैदी हैं। उन्होंने फरमाया ढेरों ऐसे कैदी हैं जिनका वारिस ही कोई नहीं है, जिनका वकील कोई नहीं है, जिनका पीछे कोई नहीं है, जिनका जानने वाला कोई नहीं है। हजूर वाला जिसका जानने वाला कोई नहीं है उसका बाजू बन के देखें, उसकी दादरसी करके देखें, उसका दुख दूर करके देखें। आप आजमा के देखिएगा, आपके पता नहीं कहाँ कहाँ से काम होने लग पड़ेंगे, गैब से मौके पता नहीं कितने आ जाएंगे। आपको कहीं ऐसी मुबारक बातें मिलेंगी, आप कहेंगे मैंने किया ही कुछ नहीं, मुझे मिल गई है। हम बचपन में तारिक भाई छोटे छोटे होते थे तो हमारे घरों में जो पड़ोला था, मुझे नहीं पता पड़ोले से ये लोग वाकिफ हैं कि नहीं, तो पड़ोला था वो छत के ऊपर ममटी में पड़ा होता था, और जब गंदुम आती थी तो सारे घर के चचा बुजुर्ग वाले साहब वो बोरियां उठा उठा के लेकर जाते थे पड़ोले में डालने के लिए। हम थे छोटे तो हमारा भी दिल करता था कोई हिस्सा डाले। तो मुझे याद है कि मैं कहीं उसी बोरी को जिसको वालिद ने और चचा ने उठाया पीछे से पुश कर रहा था, और पुश करके मैं लेकर जा रहा था। और जब वो सारा काम खत्म हो गया तो मेरे वालिद ने कंधे पे हाथ रख के कहा वेरी गुड, तू बहुत चंगा काम किया। खुदा की कसम मैं आज मुड़ के देखूं तो मैंने कुछ नहीं किया था, किया अब्बा जी नहीं था, मुझे मुफ्त में क्रेडिट मिल गया था। हजूर जिंदगी में मुड़ के देखिएगा, कर तो वो रहा है, आप मुफ्त में SHO लगे हुए हैं आपका कमाल क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं था ना कि पैदा हुए थे 3 फूल लगे थे, दाई ने आके कहा था SHO हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ था। या ऐसा तो नहीं हुआ था उन्होंने कहा जी वर्दी दे नाल ही आ गया। नंगे आए थे, जिस्म पे कख नहीं था, ना कोई फूल था, गर्द लगी हुई थी, गुबार लगा हुआ था, उसको धोना पड़ा था, उस वजूद को धोना पड़ा था। आपकी इतला क्लियर्स है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। जिस दिन आप और मैं पैदा हुए थे ना, उस दिन पैदा होने वालों में 70% मर चुके हैं, आपको पता ही कोई नहीं है, आप बच गए। ये जिस वजूद को लिए फिर रहे, सिर्फ आपके नाक और मुंह पे मैं हाथ रखूं तो 4 मिनट के बाद आपके ब्रेन की जो हालत है उससे आपकी बॉडी कैरेट बन जाएगी, वेजिटेबल, ब्रेन डेथ हो जाती है। फकत नाक और मुंह बंद हो जाए, फकत नाक और मुंह के बंद होने से 4 मिनट बाद ब्रेन डेथ होती है। और आप दावा किए बैठे हैं कि अजल पे हम थे, अबद पे हम थे। इस गलत फहमी को दूर कीजिए। आज जब जोहर पढ़ें तो ज़रा इश्क से पढ़ के देखिएगा और सजदे में सर रख के ये महसूस कीजिएगा कि असल मेरी औकात यही है। अगर ये अकल, ये नाम, ये SHO सजदा नहीं करता, ये सारी ताकतें जो उसने दी हैं वो सजदा नहीं करती, तो हजूर सवाल ज़रूर कीजिएगा कि असल में आप कौन हैं और क्या कर रहे हैं। अल्लाह मेरे मुल्क को शाद आबाद रखे, और अल्लाह ताला आप सबको भी, इसमें कोई खैर की बात थी वो आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।